प्यारे मित्रों, नमस्कार। विश्व माता पिता दिवस पर, वर्ल्ड पेरेंट्स डे पर हम एक श्रृंखला में चल रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने पीढ़ी अंतराल के मुद्दे को लिया था, उन्हें विविध पहलुओं से समझने की कोशिश की, उस प्रॉब्लम को, उसकी सोल्यूशन को। अगली कड़ी पर कुछ और मुद्दों पर आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आपको भी पुनः नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वामी जी, हमने पीढ़ी अंतराल के लिए तो सुना, समझा और कोशिश करेंगे हम सबके जीवन में वो उतरे। एक प्रश्न मेरे मन में और आता है, अक्सर बच्चे घर पे जो देखते हैं वही सीखते हैं, चाहे वो भाषा के संबंध में हो, इवन वो बिहेवियरल पैटर्न्स के संबंध में भी उतना ही सच है। अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चे जो बचपन में रेजिस्ट करते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स बिहेव करते हैं, बड़े होते 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 वो वही सीखते हैं, वही करने लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिस चीज से हम नफरत करते हैं या चिढ़ मचती है, हम वही करने लग जाते हैं? और क्या बच्चों में जो भी सारी न्यूरोसिस है या पागलपन है या कह लीजिए ये बिहेवियर पैटर्न्स का निर्माण परिवार की वजह से या माता पिता की वजह से ही हो रहा है? लगभग 99% हाँ। जितनी भी प्रकार के मानसिक बीमारियां हैं उनमें से अधिकांश पुरानी पीढ़ी से आ रही हैं। सिगमंड फ्राइड ने, एडलर ने, जुंग ने इस पर काफी काम किया है और उन्होंने देखा कि वही पैटर्न बच्चे दोहराते हैं जो उन्होंने अपने माता पिता में या बड़े बुजुर्गों में देखा, चाहे वो उससे घृणा ही क्यों ना करते हो, क्योंकि बचपन में उनकी स्थिति अलग थी, बड़ों की स्थिति अलग थी। समझो, एक छोटा बच्चा है, वो देखता है उसके पिताजी शराब पी रहे हैं, उनके मुंह से स्मेल आ रही है जो बच्चे को अच्छी नहीं लग रही, वो घृणा कर रहा है। पिताजी आके माँ से लड़ते थे, वो बच्चे की ज्यादा सिंपैथी और प्रेम माँ से था। पिताजी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे थे, हिंसक व्यवहार कर रहे थे दारू के नशे में, बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था, वो अपने पिता से नफरत कर रहा था, वो शराब पीने से चढ़ रहा था। लेकिन अभी उसकी स्थिति अलग है, अभी वो माँ के पक्ष में है, क्योंकि माँ ही उसका ज्यादा देख रेख करती है। माँ के प्रति अगर कोई अत्याचार करता है उसको दुश्मन जैसा लगता है। बड़े होकर जब वह स्वयं विभिन्न प्रकार के तनावों से गुजरेगा, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन वाली स्थितियों से गुजरेगा, कंपटीशन से गुजरेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पकड़ेगा, कहीं ऑफिस की जिम्मेवारियों का बर्डन होगा, उससे रिलैक्स होने के लिए वो क्या करे? उसे वही ऑप्शन पता है, वो एक ही ऑप्शन उसको पता है कि उसके पिताजी जब ज्यादा टेंशन में होते थे वो 2 पैक पी लेते थे, वो वही करेगा। तो माना कि उस चीज से वो चिढ़ता था, लेकिन अब उसको पता है कि यही एकमात्र उपाय है। यद्यपि जब वो घर जाएगा उसकी पत्नी भी उससे लड़ेगी, मना करेगी, अब वो वही करेगा जो उसके पिताजी अपनी पत्नी के साथ किया करते थे। अगर उसके पिताजी अपनी पत्नी को मारते थे, ये भी अपनी पत्नी को मारेगा, हिंसा करेगा। नेचुरली उसके बच्चे भी उससे चिढ़ेंगे। लेकिन यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराती रहेगी। तो बचपन में हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, और पर्टिकुलरली बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूट होता है। जो चीजें कही नहीं गई वो भी वो देखते हैं, उनके निरीक्षण की क्षमता बहुत तेज है। शायद बड़े होकर हम वैसा फिर नहीं देख पाते, छोटी छोटी चीज देख रहे हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा भाषा तो नहीं समझता, करीब 1.5-2 साल तक, लेकिन भावना तो समझता है। तो उस समय उसने ग्रस्त कर लिया, जब वो भाषा भी नहीं जानता कि क्या कहा जा रहा है, तब भी वो देख रहा है कि माता पिता के बीच में कलह हो रही है, दोनों एक दूसरे पर नाराज हैं, एक दूसरे से चिढ़े रहते हैं। अकेले में उसकी माँ ज्यादा प्रसन्न होती है जब पिताजी ऑफिस चले गए, दुकान चले गए, गीत गुनगुनाती है, पिताजी के आते से कुछ तनाव शुरू हो जाता है। ये सब वो पकड़ रहा है। छोटी लड़की देख रही है अपनी मम्मी की फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, भाषा तो उसको आती नहीं है। हो सकता है उसकी मम्मी डैडी के आने पर वेलकम कर रही हो शब्दों में, लेकिन उस छोटी बच्ची को शब्द तो नहीं पता। ये अच्छे अच्छे शब्द बोल रही है, दिन भर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ बैठो चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, वो एक्सप्रेशन देख रही है।
और एक्सप्रेशन में आ रहा है कि भगवान ये मुसीबत फिर आ गई, अब इनके लिए चाय बनाओ और अभी नखरे करेंगे कि शक्कर कम है कि ज्यादा है, कम उबली है कि ज्यादा उबली है। वो एक्सप्रेशन पकड़ रही है और वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहे हैं। याद रखना अभी कॉन्शियस माइंड पैदा नहीं हुआ। कॉन्शियस माइंड तो जब वो भाषा सीख जाएगी और स्कूल कॉलेज में जाएगी, वहां पे सुपरफिशियल लगभग 12% मन का हिस्सा कॉन्शियस माइंड चेतन मन बनेगा। उसके पहले 88% सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन बन चुका, जबकि उसको भाषा ही नहीं आती थी। उसमें चित्र है, उसमें मां का चित्र है, पिता का चित्र है। पिता के जाने पर मां कैसी प्रसन्न हुई थी और गीत गा रही थी, तो पिता के आने पर कैसी गंभीर हो गई। ये उस चित्र उसके मन में बैठे हुए हैं और बड़े होने के बाद उसको भी नहीं पता, वो भी ऊपर ऊपर के जो विचार है, ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, उसमें उलझी हुई है। हो सकता है उसके मन में धारणा पढ़ी किताबों में गई है कि पति परमेश्वर होता है, पति का सम्मान करना चाहिए, ये वो सब बैठी हुई है। अगर हम उनसे बात करेंगे इंटेलेक्चुअल नॉलेज की तो कहेगी वही बातें जो समाज ने सिखाई, है ना। लेकिन भीतर उसकी जो कहानी बैठी है वो दूसरी है। उसको पता है कि स्त्री पुरुष के बीच में बहुत क्लेश, तनाव, एक दूसरे की बात नहीं समझते, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग। पिताजी कुछ कहते थे, माँ कुछ और समझती थी, माँ कुछ कहती थी, पिताजी कुछ और समझते थे, तो फाइनली झगड़ा हो जाता था, छोटे छोटे मुद्दे पे बहस हो जाती थी। वो सब शब्द नहीं, लेकिन वो स्टोरी पिक्चोरियल रूप में उसके भीतर बैठी है। और जब उसके जीवन में उसका विवाह होगा, वो अपने ससुराल जाएगी, 99% चांस है यही कहानी दोहराई जाएगी, क्योंकि जीवन के जो गहरे मुद्दे हैं वो हमारे चेतन मन से नहीं चल रहे, हमारी बौद्धिक नॉलेज काम नहीं आती। समझो एक व्यक्ति डॉक्टर है, वो मरीजों को सिखा रहा है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कैंसर हो जाएगा, शराब मत पियो, लिवर खराब हो जाएगा, मोटापा बिल्कुल ठीक नहीं, अनेक बीमारियों को तुम निमंत्रण दे रहे हो। और डॉक्टर साहब खुद ओवरवेट हैं और खुद सिगरेट भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली लिवर फेलियर से मरेंगे भी या हार्ट अटैक से मरेंगे। हो सकता है इन्होंने कुछ लोगों को हार्ट अटैक से बचा लिया हो, मगर खुद नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अपनी क्लिनिक में बैठ के अस्पताल में ये बौद्धिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, वो जो उन्होंने पढ़ा है किताब में, लेकिन वो ज्ञान इनके काम नहीं आता खुद के। संभवतः दूसरों को भी काम ना आए। लोग भी एक से गजब के, मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन महान असलची डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा, उसको डगमगाता देख के डॉक्टर ने समझ लिया, नशे में धुत उसकी सांसों से बदबू आ रही थी शराब की। डॉक्टर ने उसका लिवर चेक करके पूछा, लिवर काफी बढ़ा हुआ था, पूछा कि शराब पीते हो? नसरुद्दीन का इतनी सुबह सुबह तो नहीं, फिर भी आप कह रहे थे एक छोटा पैक दे दीजिए। डॉक्टर क्या कह रहा है, मरीज क्या समझ रहा है? इंक्वायरी है कि इन्विटेशन है? कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपके लिए निमंत्रण मिल रहा है, तो वैसे ही देख रहा है जो उसके अंदर चल रहा है। डॉक्टर साहब भी पीते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं सर आप पीते हो, लेके आऊं क्या? तो मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर की सलाह भी सामने वाला सुन पाएगा कि नहीं, वो भी मुश्किल है। और डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा खुद, उसके चेतन मन में अवचेतन मन में विरोध है, कंट्राडिक्शन है। चेतन मन कह रहा है क्रोध नहीं करना चाहिए, और अवचेतन मन में तो गुस्से की लपटें, आग बबूला हो जाता है वो छोटी छोटी सी बात पर। तो ये हर व्यक्ति की स्थिति, एक ही मैं नहीं कह रहा हूं। तो हो सकता है वह बच्चा जिसके भीतर क्रोध की ज्वाला समा गई है अपने परिवार वालों का व्यवहार देख के, है ना, बड़े हो के उसने सुना कि क्रोध बुरा है, नहीं करना चाहिए, उसके माता पिता ने खुद कहा, लेकिन उसको पक्का पता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर वो क्रोध करेगा, समझो उसने अपने छोटे भाई को मारा, अब भी पिताजी आपको उससे भी ज्यादा पीटेंगे, वो कहेंगे नालायक तुझसे कहा ना हिंसा नहीं करनी चाहिए, और वो हिंसा करके ही समझा रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। बच्चे को सब दिख रहा है कि ये झूठ, सब धोखे की बातें हैं, पिताजी खुद हिंसा कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि
छोटा को नहीं मारो, तो आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बोल तो नहीं सकता, बहस नहीं कर सकता, नहीं तो फिर एक थप्पड़ और पड़ेगा कि छोटा होकर मुंह लड़ाता है, बड़ों से बहस करता है। लेकिन भीतर तो सब जान रहा है कि मामला क्या है। तो बड़े होकर वह भी दूसरों को ज्ञान देगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए और स्वयं क्रोध करेगा। दूसरों से कहेगा कि झूठ बोलना पाप है, और वो खुद झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, सब प्रकार की बेईमानी करता है, और ऊपर से कहता है कि ईमानदार होना, निष्ठावान होना सही है। जैसे आप कह रहे हैं, उसने देखा कि उसके फादर उसे पीट रहे हैं कि छोटो को नहीं पीटना चाहिए क्योंकि उसने अपने तो उसके अंदर एक छोटा बच्चा भी था जो ये जान रहा है कि मुझे क्यों पीटा जा रहा है और मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं। पैटर्न उसने वो देखा कि बड़े को क्या करना चाहिए, बट क्या उसके अंदर इसका एहसास नहीं रहेगा कि मुझे बुरा लगा था, तो इफ आई डू दैट टू समबडी एल्स। सबकॉन्शियस माइंड में एक रिवेंजफुलनेस की प्रक्रिया आती है। मुल्ला नसरुद्दीन का 5 वर्षीय बेटा फजलू पूछ रहा था कि पापा, कि जिस तरह आप मुझे मारते हो पीटते हो, आपके पापा भी आपको मारते पीटते थे। नसरुद्दीन ने एक थप्पड़ और रसीद किया उसको और कहा कि हाँ, मारते पीटते थे। फजलू ने पूछा कि क्या मेरे ग्रैंडफादर के फादर उनको मारते थे? नसरुद्दीन का बहुत मारते थे, मैं तो कम मारता हूं, मुझे एक और जोर से थप्पड़ मारा। फजलू ने कहा कि पापा ये बताइए, हमारे खानदान में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही क्रोध की, मारने पीटने की परंपरा, ये दादागिरी, ये रंगदारी कब खत्म होगी? अभी वो छोटा है, वो कह तो जरूर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसके अंदर बात तो बैठती जा रही है कि ये तो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही परंपरा, छोटों को पीटना है। कोई अन्य उपाय उसने कभी देखा ही नहीं। जो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा, आप उसको कैसे समझाओ? 2 ही उपाय है, या तो प्रलोभन दो, कुछ ग्रीड, या ऐसा करोगे हमारी बात मानोगे तो ये नाम मिलेगी, आइसक्रीम खिलाएंगे, चॉकलेट खरीदेंगे, खिलौना खरीद देंगे, ग्रीड, प्रलोभन। या फिर फियर पैदा करो, डराओ कि हमने जो वादा किया था साइकिल खरीदने का, फिर हम नहीं खरीदेंगे, 2 घंटा पहले पढ़ो, परीक्षा में तेरा नंबर आनी चाहिए तब साइकिल मिलेगी। तो हम प्रलोभन दे रहे हैं, डरा रहे हैं। अगर ये सब्जी नहीं खाई तो मम्मी मारेगी, सब्जी खानी पड़ेगी, बच्चे को अच्छी नहीं लग रही, उसका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल इनकार कर रहा है कि सब्जी खाने योग्य नहीं है, मगर उसकी मम्मी कह रही मैंने इतनी मेहनत से बनाई तेरे लिए खास, तो खानी पड़ेगी, इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल है, वो 25 गुण उसके बता रही है। लड़का को क्या पता क्या विटामिन होते हैं, क्या मिनरल होते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है, उसका अभी स्वास्थ्य खराब ही नहीं हुआ। माँ के लिए महत्वपूर्ण होता है, लड़के के लिए कोई महत्व की बात है, उसके लिए तो स्वाद महत्वपूर्ण है। वो कह रहा मुझे तो फलाना आइटम खाना है। माँ की दृष्टि में वो आइटम जो वो मांग रहा है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब ये लड़की जब बड़ी हो जाएगी, ये लड़का बड़ा हो जाएगा और ये खुद माँ या पिता बन जाएंगे, तब इनको भी समझ में आ गया कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल क्या है और क्या नहीं है। इसलिए वही की वही कहानी दोहरेगी, भली भांति जानते हुए कि छोटे बच्चे को क्या पसंद है ना। लेकिन फिर भी अब उनके पास ज्ञान है कि क्या स्वास्थ्यवर्धक है, क्या स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। वो डांटेंगे, डपटेंगे। कोई चीज दूध नमाज में गिर गई, वो बच्चा उठा के उसको खा रहा है, अब उसको कैसे रोकें, उसको कैसे बताएं कि इसमें धूल मट्टी है, कुछ गंदगी लग गई है, उसमें कोई कीटाणु हो सकते हैं, तो उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। वो ये शब्द समझते नहीं फूड पॉइजनिंग क्या होती है। उसको तो बिस्किट बहुत अच्छा लग रहा है, गिर गया तो गिर गया, फिर उसने उठा के खा लिया। तो बड़े होकर वो समझ जाएगा कि धूल मट्टी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं, वो भी अपने बच्चे को डांटेगा। तो कहानी वही की वही दोहरती रहेगी। अब दूसरी बात, सारी न्यूरोसिस पैदा होने का कारण ये है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में दोनों में विरोध है। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारे भीतर चल रहा है। तो ऊपर से हम जो जानते हैं, कहते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, हम खुद ही उसका पालन नहीं करेंगे। किसी ने आके मेरा अपमान कर दिया, आलोचना कर दी, निंदा कर दी और मैं गुस्से में भड़क गया। बौद्धिक रूप से मैं जानता हूं कि नहीं भड़कना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
वो ऊपर का 12% मन ही उस बात को जानता है। लेकिन जब एक सिचुएशन आई, उस परिस्थिति में वो 12% ज्ञान काम नहीं आएगा। यहाँ तो 88% जो बड़ा मन का हिस्सा है, क्योंकि चोट वहां लगी है, चोट वहां लगी है। वहां से मैं आग बबूला हो गया और धुआं बाहर निकलने लगा और मैं उल्टा सीधा बोलने लगा, या हिंसा को उतारू हो गया, या प्रतिक्रिया रिएक्शन करने लगा, या अपने बचाव के उपाय करने लगा, जस्टिफिकेशन देने लगा कि मैं सही हूं, सिद्ध करूंगा, और झगड़ा खड़ा हो गया। तो याद रखिए, हमारा जीवन का वो जो ऑफिस का, क्लिनिक का, दुकान में कस्टमर के साथ व्यवहार करने का वो जो औपचारिक हिस्सा है, वो चेतन मन से चल रहा है। शिक्षक स्कूल में सिखा रहा है बच्चों को, वहां उसका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन जैसे ड्यूटी खत्म हुई, कोई अपनी क्लिनिक से, कि ऑफिस से, कि दुकान से, कि स्कूल से, कॉलेज से वापस लौटा, याद रखना अभी डॉक्टर या प्रोफेसर नहीं है, वो वाला फंक्शन तो पूरा हो गया। घर में वो एक इंसान है, और वो इंसान वैसे ही है करोड़ों साल पहले, जैसे पाषाण युग में हमारे पूर्वज आदिवासी हुआ करते थे। अभी यहाँ तो कोई बौद्धिक ज्ञान काम नहीं आ रहा। यहाँ इमोशनल चीजें हैं, भावनात्मक चीजें हैं, पसंद नापसंद है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त दुर्भावनाएं हैं, वो सब मौजूद है अवचेतन मन में। तो ऊपर से हमने खूब अच्छा मुखौटा बना रखा है, औपचारिकता, एटिकेट्स, मैनर्स, पार्टी में किसी से मिल रहे हैं, ऊपर की बातें हो रही है, 5 मिनट के लिए मिले, विदा हो जाएंगे, कोई लेना देना है नहीं। तो हमारे मुखौटे, हमारे मेकअप, ब्यूटी पार्लर की चीजें काम आ रही हैं। लेकिन जब हम घर पहुंचे, हाथ मुंह धो लिया है, मेकअप गया, ब्यूटी पार्लर की चीजें गई, अब हमारा असली रूप प्रकट होगा। वहां छोटी छोटी बातों पर फिर टकराव है। समझो पति पत्नी में अक्सर मैंने संघर्ष देखा। पत्नी ने कुछ खाना पकाया, वो अपनी मम्मी से सीखी है, 25 साल मायके में रही है, जैसा खाना उसकी मम्मी बनाती थी वैसा वो बनाती है। उसकी दृष्टि में यही सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन है, दी बेस्ट खाना। पति देव आए, उन्होंने एक कौर लिया और पटक दिया, थाली खिसका दी उन्होंने, मुझे नहीं खाना, क्या बना कर रख दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने घंटों मेहनत करके जो अच्छे से अच्छा बना सकती थी वो बनाया है। अगर पति ने कह दिया कि कैसी दाल बनाती हूं, मम्मी जैसी क्यों नहीं बनाती, पत्नी आग बबूला हो गई। जब देखो मम्मी के हाथ की बनी रसोई की तारीफ, तो इनकी मम्मी से वैसे चिढ़ती है, अब और सील मोहर लगती जा रही है कि मम्मी ही उसके असली दुश्मन है। उसने जिस प्रकार की दाल बना के खिलाई है, कि सब्जी बना के खिलाई है मेरे पति को, उसी की वजह से ये मेरे संग दुर्व्यवहार करते हैं। मेरी बनाई कोई चीज इनको अच्छी नहीं लगती, और अपनी सास की बनी कोई चीज बहू को अच्छी नहीं लगती। तो उस 25 साल में उसकी कंडीशनिंग एक परिवार में हो चुकी है। अब समझना कैसे परिवार का पालन पोषण हमारे जीवन को निर्धारित कर रहा है और कितनी मुसीबतों से भर रहा है। सास बहू की कभी नहीं पट पाएगी, क्योंकि दोनों की अलग अलग कंडीशनिंग है। सास अपने मायके से चीजों को लेके आई थी, है ना, वो भी अपनी सास से आगे लड़ी थी। वो अपनी मम्मी की चीजें यहां लाई थी, कपड़े की पसंद नापसंद हो, चाहे अन्य कोई पसंद हो, घर कैसे जमाना है, सजाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब चीजें बचपन में तय हो गई थी, सब कॉन्शियस माइंड में। उनको बदला नहीं जा सकता, नए के साथ एडजस्टमेंट हो नहीं सकता। ये बहू आई अचानक ही कहती नहीं ये टेबल कुर्सी यहाँ अच्छी नहीं लग रही, सास को आग लग जाएगी। ये आई मुझे सिखाने, मैं कब से घर चला रही हूँ, इतने बच्चों को पालन पोषण किया है, ये मुझे अक्ल देगी। ये रंग का पर्दा अच्छा नहीं लग रहा, मैचिंग नहीं हो रहा, बड़ी आई मैचिंग वाली, अब वो जिद पड़ जाएगी नहीं मैंने जो पर्दा लगाया वो ही सही है, सोफे के साथ एकदम ठीक लग रहा है। वो बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसको इस घर में जीना मुश्किल पड़ रहा है। वो किसी भी भांति कोशिश करेगी कि अलग घर हो जाए, तो यहाँ कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा। बट क्या हम मतलब एक बीच का रास्ता नहीं सकता? आपके रूम में पर्दा आपकी चॉइस है, मेरे रूम में मेरी चॉइस है। इसके लिए बहुत समझ चाहिए, बहुत समझ चाहिए, है ना। खाने में भी जरा से चेंज हो सकता था अगर ये वाली समझ में जाए, एक मैच्योरिटी आ जाए कि पति को
वैसा खाना बना के खिला दो जैसे सास बनाती थी, सो सिंपल। तुम अपने मर्जी का बना दो, है ना। तुमको जो मिर्च मसाले अच्छे लगे थे तुम अपने लिए डाल लो, और पति के भी थोड़ा सा चेंज कर दो। भाई बेस तो वही रहेगा सब्जी का, है ना, थोड़े सा काउंटर। मैंने इस बात पर लोगों को लड़ते देखा है कि भिंडी हॉरिजॉन्टल कटनी चाहिए कि वर्टिकल कटना चाहिए। अगर बहू ने लंबी लंबी काट दी, उस घर में आड़ी काटी जाती थी, छोटे छोटे भिंडी के टुकड़े, सास कहेगी ये क्या करके रख दिया, ये कोई भिंडी की सब्जी है। बहू कहेगी तो कैसे बनती है, उसको छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल काट के बताएगी, कहेगी सब बर्बाद कर दी, ये कोई भिंडी है, भिंडी बची का पहचान ही नहीं आ रही, भिंडी तो लंबी रहती तो भिंडी लगती थी। सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग है और उनकी लड़ाई है। और सबकॉन्शियस माइंड बनता है परिवार में, बचपन के पालन पोषण में। इसका एक उपाय ओशो ने खूब अच्छा बताया है कि बच्चों को सिर्फ माता पिता के पास ही बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सामुदायिक, एक कम्युनल वे में अलग अलग लोगों के पास, मल्टीपल एक्सपोजर में, अंकल आंटी के पास भी। और अंकल आंटी बहुत हो सकते हैं, एक मान लो कॉलोनी में 50 घर हैं, तो 10 परिवार तो ऐसे होंगे जो आपके मिलते जुलते पसंद के हैं। थोड़ा सा बच्चों को एक्सचेंज कर लें, है ना। हफ्ता भर इनके बच्चे इस घर में आ गए, इनके बच्चे उस घर में चले गए, एक दूसरा एक्सपोजर मिले। वहां खीर दूसरे ढंग से बनती है, चावल थोड़ा दूसरे ढंग का बनता है, आलू की सब्जी थोड़े दूसरे तरीके की बनती है, वहां पराठा बनाने की स्टाइल अलग है। यहाँ त्रिकोण बनता था, एक फिक्स ना बने, यहाँ त्रिकोण पराठा बनता था, वहां गोल पराठा बनता है। तो बच्चों का एक मल्टीपल एक्सपोजर हो, एक वैरायटी के प्रति, है ना। यहाँ के माता पिता का व्यवहार अलग था, वो अंकल आंटी थोड़े अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। एक हफ्ते बाद तीसरे घर में पहुंच जाएंगे, वो अंकल आंटी थोड़े और हैं, अलग हैं। एक्चुअली आदिम युग में बड़े बड़े कबीले थे और बच्चे माँ को तो जानते थे कि माँ है, पिता का तो कोई पता नहीं होता था बड़े बड़े कबीलों में। तो सभी लोग अंकल जैसा व्यवहार करते थे। उस समय फादर शब्द भी नहीं था, बहुत प्राचीन भाषा में पिता जैसी कोई शब्दावली में आते ही नहीं था। अंकल्स होते थे, आंटीज होती थी, हाँ मदर होती थी, माँ का तो पता था। तो मल्टीपल एक्सपोजर होता था। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक विविधता, वैरायटी के प्रति एक आदर पैदा होता है। हाँ भाई ये वाली खीर भी अच्छी लगी थी और वो वाली खीर भी अच्छी लगती है। एक जगह इलायची की सुगंध थी, दूसरी जगह केसर की सुगंध है, उसका रंग भी अलग था। बचपन में बैठ गई बात, वैरायटी। अब हम उतने जिद्दी और आग्रही नहीं होंगे कि नहीं खीर तो बस ऐसी होती है, वैसी बनेगी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो खाने योग्य नहीं है, क्या बेकार खीर बना दी। फिर ऐसा भाव नहीं आएगा, फिर घर में एक ज्यादा सामंजस्य होगा, हम विविधता के प्रति खुले मन के होंगे, क्योंकि हमारे अवचेतन में कई चीजें बैठी हैं। फिर हम छोटी छोटी चीज पर दुराग्रही नहीं होंगे, जिद नहीं करेंगे, हट नहीं करेंगे कि ऐसा ही सही है। हमने देखा एक परिवार में इस प्रकार के कपड़े पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे पिताजी, दूसरे में हमने देखा पैंट शर्ट पहनते हैं, तीसरे में हमने देखा लुंगी पहनते हैं, बनियान पहनते हैं। अलग अलग देखा हमने, अलग अलग एक्सपोजर हुआ और सब अच्छे हैं, सब लोग प्यारे हैं। तो सबके ड्रेस के प्रति हमारे मन में भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं लगे कोई इसमें कोई अपना आया कोई पर आया है। अगर हम एक ही पैटर्न को देखते हैं तो उसी में हम ढल जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में दूसरे के प्रति बैर भाव बैठा रहता है। समझो हमने किसी को लुंगी और बनियान पहने नहीं देखा था, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, मान साउथ इंडिया में कोई आता है, नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति, उसको कभी नहीं लगता कि ये लोग भी कोई मनुष्य हैं, क्या लुंगी पहने और हर 5 मिनट में लुंगी उठाते हैं घुटने तक, गर्मी लग रही है उनको। साउथ इंडिया में टेम्परेचर बहुत है और उनका रंग भी सांवला है, ज्यादा ही डेवलप करते हैं। मैंने सुना है मजाक की साउथ इंडिया की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन इसलिए कम हो पाता है कि 8 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 4 घंटे तो लुंगी ऊपर नीचे करने में जाते हैं। जब मैं एक बार केरला गया तो स्टेशन पे खड़े होकर मैं देख रहा था अधिकांश लोगों का, विशेषकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो लोग सामने थे वो दिखाई दे रहे थे दूर तक, सब लोग बार बार लुंगी ऊपर नीचे फिर ऊपर।
उनको फिर गर्मी लगती है तो थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं, फिर ठीक लगने लगा, फिर छोड़ देंगे, 2 मिनट में फिर गर्मी लगने लगी। हमको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन काश बचपन में हम किसी साउथ इंडियन फैमिली में रहे होते और हमने इडली सांभर भी खाया होता, कहीं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय हो तो बहुत ही अच्छा। कभी हमने इटालियन खाना खाया, कभी हमने चाइनीज खाना खाया, कहीं जर्मन की डिशेस खाई, कहीं जापानी सी फूड खाया, मल्टीपल एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर हमको सारी दुनिया अपनी लगेगी। नहीं तो परायेपन की फीलिंग बनी ही रहती है कि ये पर्टिकुलर चीजें जो ये मेरी हैं, अपनी हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब पराया है। ये वाली फीलिंग हमने एक बार वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की थी ना, परिवार दिवस पर। इसको लाने के लिए ये मल्टीपल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो अपने समाज में इतना हम कर सकते हैं कि जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं वहां जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, कम से कम बच्चों का आदान प्रदान, इससे भाईचारे की फीलिंग भी और बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। और वो न्यूरोसिस डेवलप नहीं होगी क्योंकि आग्रह डेवलप नहीं होगा। फिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में जो बहुत ज्यादा विरोध था, टेंशन वहां से पैदा होता था। मैं अपने ही प्रति गिल्ट फील करता हूं क्योंकि मुझे शिक्षा दी गई थी कि गुस्सा नहीं करना, और मुझे गुस्सा आता है, मैं अपराध बोध से भर जाता हूं, मैं गलत आदमी हूं, मैं सही आदमी नहीं हूं, तो दूसरे तो मेरे अच्छे हैं ही नहीं नजर में, मैं खुद भी अच्छा आदमी नहीं हूं। So I cannot love anybody, respect anybody, neither I can have self-love and self-respect. अब यहाँ से पागलपन की शुरुआत होती है। मेरे भीतर 2 हिस्से हो गए, जैसे एक आदमी के भीतर 2 आदमी जी रहे हैं, एक वो शिक्षित, सुसंस्कृत, सभ्य हिस्सा, एटिकेट्स, मैनर्स, औपचारिकता वाला ऊपर, और मेरे एक भीतर का वो प्राकृतिक, नैसर्गिक, जंगली हिस्सा, असभ्य, असंस्कृत, अशिक्षित वो हिस्सा। और बारी बारी से कभी कोई प्रकट हो जाता है, कभी कोई प्रकट हो जाता है। तो जिसको हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं समाज में, जिसको नॉर्मल में हम गिर रहे हैं, उसमें भी ये चेंज होता है, लेकिन थोड़ी देर लगती है चेंज होने में। जिसको हम विक्षिप्त कहते हैं उसमें थोड़ा फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है। फर्क कुछ नहीं है सामान्य आदमी में और पागल आदमी में। जैसे मान लो एक व्यक्ति सड़क में मिला, देख के वो मुस्कुराया, उसने हाथ मिलाया, गले लग गया, और कहा कि बड़े दिनों से मिलने की चाहत थी, बड़े दिनों में दर्शन हुए, और जैसे वो गला मिल के अलग हुआ, उसने एक थप्पड़ मारा, गुल्लू के पट्टे, कहाँ शक्ल दिखा दी, आज का दिन बर्बाद कर दिया। हम कहीं तो पागल है, अभी तो इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अभी नाराज हो गया, वो बेवजह थप्पड़ मार दिया। पागल नहीं है, हमारे भीतर भी यही है, हम थोड़ा स्लो स्पीड से चलते हैं। जब हमने दोस्ती का हाथ मिलाया था, हम हो सकता है साल भर बाद थप्पड़ मारे, आज मित्रता की है, हम धीरे धीरे शत्रुता करेंगे, समय आएगा हम थोड़ी देर लगाएंगे यही काम करने में। हो सकता है आज हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, 2-3 साल बाद थप्पड़ मारे। आज हमने प्रशंसा का गीत गाया था, 2-4 साल बाद हम गालियां दें और अपमान करें। हमारी प्रोसेस स्लो है। प्रेम करते करते, दोस्ती निभाते निभाते हमारा वो वाला हिस्सा थक गया, औपचारिकता निभाते निभाते फिर हमारा वो भीतर छुपा हुआ हिस्सा प्रकट हो गया, और उस व्यक्ति के भी भीतर वाला हिस्सा प्रकट हो गया। अब औपचारिकता नहीं है, एटिकेट्स, मैनर्स नहीं है, हमारे भीतर की रियलिटी एक दूसरे को फेस करती है, और वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जिससे हम दोस्ती कर रहे थे उसी से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, जिसको हम लाइक कर रहे थे हम उसी को डिसलाइक करने लगेंगे। अगर इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ गई तो हम कहते आदमी पागल हो गया। तो सामान्य आदमी भी विक्षिप्त है, न्यूरोटिक है, थोड़ी स्पीड कम है। तो जिन लोगों के हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं वहां हमारी स्पीड बढ़ जाती है। बाप बेटा एक ही घर में रह रहे हैं, अब कब तक औपचारिकता निभाएंगे? उनकी रियलिटी सामने आने लगी, भाई भाई हैं, छोटी छोटी बात में एक दूसरे से नाराज होने लगे। सास बहू है, देवरानी जेठानी है, अब 24 घंटे साथ रहना है।
तो मेकअप करके थोड़ी हमेशा साफ रहेंगे। बिना मेकअप वाला चेहरा प्रकट हो जाएगा, बार बार प्रकट होगा। ज्यादातर बिना मेकअप वाला प्रकट होने लगा। वो तो कभी कभार कोई घर में मेहमान आ जाता है तब मेकअप करके औपचारिकता निभाते हैं। किसी घर में समझो लड़ाई हो रही पति पत्नी की, अचानक घंटी बजती है, कोई आ गया, एकदम दोनों मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हैं, जैसे सब कुछ ठीक था। कुछ भी ठीक नहीं था, बाहर भी आवाज आ रही थी, चिल्ला रहे थे दोनों, सामान फेंक रहे थे, अभी एकदम मुस्कुरा रहे हैं। सब नकली, झूठ। तो जिनके पास हम रह रहे हैं उनके साथ हम ज्यादा देर नाटक नहीं कर सकते, है ना। ऑफिस में हम कुछ घंटे के लिए गए हैं, थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर है, हम एक अच्छे आदमी, जेंटलमैन बन सकते हैं वहां पे। लेकिन जिनके साथ 24 घंटे रहना, उनके साथ हम जेंटलमैन नहीं रहेंगे। हमारे भीतर का वो दुष्ट व्यक्ति प्रकट हो जाएगा। हमारी न्यूरोसिस जो है वो इसीलिए है, हम ऑलरेडी भीतर 2 खंडों में बटे हुए हैं। केवल अखंड व्यक्ति ही शांत और आनंदित हो सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। वह इंटीग्रेटेड है, जैसा है वैसा है। जो व्यक्ति खंड खंड में है वह पाखंड में है। पाखंड वर्ड अपन यूज करते हैं ना, कि भीतर कुछ बाहर कुछ, उसका मतलब चेतन मन कुछ, अवचेतन मन कुछ। घर के बाहर कुछ और, घर के भीतर कोई और, बिल्कुल दूसरा ही आदमी। उनको पहचानना ही मुश्किल है कि वही सज्जन है। वो सज्जन ही नहीं है, भीतर तो दुर्जन है। सज्जन तो बस बाहर बाहर से लग रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, घर के भीतर जाकर देखो ना, वहां कोई लेडी है ना कोई जेंटलमैन है। आदिवासी युग के आदमी औरत हैं, सहज नॉर्मल। तो न्यूरोसिस इसकी वजह से है। हम भीतर खंड खंड हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वो दोनों टुकड़े अंतर विरोध में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में है। इनमें से कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है। और जब इसी की स्पीड थोड़ी बढ़ गई परिवर्तन की, तो हम कहेंगे तो आदमी स्किज़ोफ्रेनिक है। स्किज़ोफ्रेनिक का मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी, खंडित मनुष्यता। तो स्प्लिट हुआ कहां? बहुत बचपन में स्प्लिट हो गया। जैसे ही हमने उसको भाषा सिखाई, शिक्षा संस्कार देने शुरू किए, स्प्लिट होना शुरू हो गया। उसके भीतर का जो जानवर वाला हिस्सा था वो भीतर दब गया। ऊपर ऊपर से हमने शिक्षा संस्कार के सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, वो भीतर वो खूंखार पशु बैठा हुआ है। तो स्प्लिट वहां से होना शुरू हुआ। तो समस्या की चर्चा तो हमने कर दी, कहां से हो रही, कैसे हो रही। इस पर खूब चिंतन मनन किया जाना चाहिए कि इसका उपाय क्या हो। बाद में कुछ सीखने समझाने से नहीं होने वाला, क्योंकि जड़ें अवचेतन मन में है। तो या तो हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाके बड़े व्यक्ति को उसी स्थिति में ले जाओ जहां वो 6 महीने साल भर की उम्र में था, जब उसको भाषा और शब्द नहीं आते थे। वहां ले जाके एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ कुछ सकारात्मक धारणा उसके अंदर बिठाओ। एक उपाय ये है। अगर दूसरा यह व्यक्ति करे तो बहुत कठिन है और बहुत लंबी प्रोसेस और बहुत महंगा हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए पश्चिम का मनोविज्ञान धीरे धीरे असफल साबित होता जा रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेंथी प्रोसेस। और फिर दूसरा इसमें मालिक बन जाता है, फिर वो मैनिपुलेशन करेगा, डोमिनेशन करेगा। इसलिए सेल्फ हिप्नोसिस की प्रक्रिया, आत्मसम्मोहन की प्रक्रिया हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि रात को सोते समय वो खुद ही करके 15-20 मिनट में अपने भीतर पॉजिटिव धारणाओं को जगा दे, अफर्मेशंस को जगा दे। इस प्रकार अपने अवचेतन को बदले। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, छोटे बच्चों की देखरेख के प्रति हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। इसके लिए माता पिता को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना चाहिए। सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे देना माता पिता बन जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो पशु पंछी भी कर लेते हैं, मक्खी मच्छर भी कर लेते हैं। बल्कि मक्खी मच्छर तो रोज 150-200 बच्चों को जन्म देते हैं। नहीं, सिर्फ बच्चे को जन्म देना पेरेंट बन जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के बच्चे के साथ हमें बहुत सतर्कता अपनानी होगी और हमारा स्वयं का भावनात्मक और चेतना का विकास हो, तभी यह संभव हो पाएगा। किसी युगल को माता पिता बनने के पूर्व गहन साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, ध्यान की प्रोसेस सीखना चाहिए, तभी वह इस योग्य हो पाएगा कि वास्तव में बच्चों का सही सही पालन पोषण कर सके।
तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। आज की चर्चा को विराम देने से पहले स्वामी जी ने जिस कार्यक्रम के लिए आत्मसम्मोहन की कला को सीखने का आपको आमंत्रण दिया, 7 से 9 जून यही कार्यक्रम 2.5 दिन के लिए आवासीय कार्यक्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर में होने जा रहा है। तो मैं आमंत्रण देना चाहूंगी उन सभी माता पिताओं को कि आप भी आइए, साथ में अपने बच्चों को भी लाइए, ताकि हम जो एक पॉजिटिव धारणा देना चाहते हैं, बच्चों की जीवन दिशा सही हो उसके लिए, और हमारे जीवन में भी जो बचपन की गलत धारणाएं बैठी हुई हैं उन्हें बदलने के लिए, ताकि हम भी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वही पास ऑन कर पाए। तो इस आमंत्रण के साथ आप सबसे विदा लूंगी। इस कड़ी को आज यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय ओशो। धन्यवाद। जय ओशो।